तो इस क्वेश्चन में हमने जो गिवन ऑब्जर्वेशन है इसको पर हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है जिसका मेन 5 हो और सिग्मा आपके पास 1.5 हो। तो ये मैंने अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस बता दिया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस पर फिट होगी, अल्टरनेट है कि नहीं होगी। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब ये जो मुझे एक्स की वैल्यूज दी हुई थी इसको मैं स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ, इसकी मैं जेड वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। तो अब मुझे जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है एफ यूजिंग नॉर्मल टेबल। तो पहले जो है मैं जेड वैल्यूज मालूम करूंगा, फिर मैं रीड प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम जेड टेबल, फिर मैं प्रोबेबिलिटीज को जेड टेबल से पढ़ लूंगा, फिर उसकी मदद से मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकता हूँ। तो अब जैसे ये वैल्यू एक्स की 2.6 है तो यहाँ पे पुट कर दें आप, इसमें म्यू आपको 5 दिया हुआ है, सिग्मा आपको 1.5 है जेड का। ये एक्स 2.6 पुट करके इसकी जेड वैल्यू आ जाएगी -1.6। इस तरह 3.8 पुट करके जेड वैल्यू -0.8 आ जाएगी। इस तरह ये जो है 2.6 है, फिर ये 3.8 है, फिर 5 है आपके पास, फिर 6.2 है, फिर 7.4 है। तो ये आपने पुट करके जो है ये जेड वैल्यूज निकाल ली। चाहिए अब आ जाइए, अब ये आपके पास जो लेस देन 2.6 टाइप है, ये क्लास है आपके पास लेस देन 2.6। तो इसमें जो ओरिजिनल हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है कि x इज लेस देन 2.6, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है z, इसकी वैल्यू मैंने -1.6 निकाली है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 2.6, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आप z टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे z इज लेस देन -1.6। ठीक है, z इज लेस देन -1.6, ये है इसकी डायग्राम। ये z आपके पास टेबल है, ये आपके पास है -1.6। तो लेस देन का मतलब है ये इसके लेफ्ट पर जो आपके पास एरिया, ये आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है z टेबल से। इस तरह जो आपके पास दूसरी क्लास थी 2.6 से 3.79 तक, ये आपके पास सेकंड क्लास है 2.6 से 3.79 तक। तो अब इस पे जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ये निकालनी है कि x इज बिटवीन 2.6 एंड 3.79, और क्योंकि इनकी z वैल्यू ऊपर निकाली हुई है तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे z की फॉर्म में, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि z इज बिटवीन -1.6 एंड -0.8। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मैंने इस डायग्राम से दिखाई है कि ये z बिटवीन -1.6 एंड -0.8, ये रेड एरिया है, ये सेकंड डायग्राम है। ये सब पीछे आप पढ़ चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी है कि x इज बिटवीन, तीसरी क्लास है x इज बिटवीन 3.8 और 4.99, तो इसकी प्रोबेबिलिटी z में है कि z इज बिटवीन -0.880। तो ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी z इज बिटवीन -0.80, ये ब्लू एरिया से शो की हुई है। इस तरह 4 आपके पास है कि x इज बिटवीन 5 एंड 6.199, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो z डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऊपर z वैल्यू से हमने निकाली, इसलिए z वैल्यूज निकाली कि z इज बिटवीन 0 एंड 0.8। तो ये जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी वो ये है कि z इज बिटवीन 0 एंड 0.8। तो आपको पता है कि क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है तो ये जो है z इज बिटवीन -0.8 एंड 0, यानी ये वाली और ये वाली की z इज बिटवीन 0 एंड 0.8, ये दोनों एरियाज बराबर होंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होगी, एक निकालेंगे दूसरी आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह फिर ये 6.2 और 7.4 के दरमियान है, और फिर ये है लास्ट में, ये कहते हैं क्लास सी ग्रेटर देन 7.4, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इज ग्रेटर देन 7.4, इसकी z वैल्यू थी 1.6। तो z डिस्ट्रीब्यूशन में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए z इज ग्रेटर देन 1.6, तो z इज ग्रेटर देन 1.6, ये है इसकी डायग्राम, ये है 1.6, z इज ग्रेटर देन 1.6, ये राइट पर एरिया है। तो ये जो पहली डायग्राम में जो एरिया है -1.6 के लेफ्ट पर, और लास्ट डायग्राम में जो एरिया है 1.6 के राइट पर, सिमेट्री की वजह से ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों सेम है। और इसी तरह ये सेकंड में -1.6 और 0.8 के दरमियान ये एरिया, और 0.8 और 1.6 के दरमियान एरिया, ये बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है ना। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी जो मुझे निकालनी है, अब ये मैं z के टेबल से जो है ये मैं निकाल लेता हूँ। जैसे अब z के टेबल में जिस सबसे पहले, अब आपको पता है कि z के टेबल में जब आप जाते हैं उसमें आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, जो 0 और इस वैल्यू के दरमियान है, यानी ये वाली। लेकिन आपको मालूम ये वाली करनी है, ठीक है ना, जो -1.6 के आपके पास लेफ्ट पर है। तो आप पहले 0 और -1.6 के दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यानी ये। तो 0 के लेफ्ट पर ये सारा एरिया 0.5 है, 0.5 में से ये वाली माइनस कर देंगे तो ये -1.6 के लेफ्ट वाली आ जाएगी, लेफ्ट पर जो है। यानी हम टेबल से हम किस तरह निकाल रहे हैं, टेबल से जो है हम मालूम कर रहे हैं -1.6, 0 से लेकर -1.6 तक प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपके पास है 0.4452। जैसे मैं इसको पढ़ लेता हूँ,
ये जो आपके पास z का टेबल है -1.6, 0 और -1.6 या 0 और 1.6 तक ये z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। तो ये z के टेबल में आप आए 1.6 और 1.6 सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है, तो ये पहले कॉलम में मिल गए हमें। 1.6 प्लस 0.00 तो 1.6, तो 0 और 1.6 के दरमियान प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपके पास 0.4452। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी जो है ये z के टेबल से पढ़ी है 0.4452। ये कौन सी वाली इस पोर्शन की है, तो हमें लेफ्ट वाली जो निकालनी है वो किस तरह निकालेंगे, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो z के लेफ्ट पर है, तो 0.5 में से 0.4452 माइनस कर देंगे, ये टेबल से आई है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.0548। यानी ये जो एरिया है पहली डायग्राम में, ये वाला जो एरिया रेड, ये मुझे मिल गया। इस तरह दूसरी डायग्राम की ये प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह कैलकुलेट करता हूँ, तो एक मुझे कैलकुलेट करनी है 0 से -1.6 तक, एक कैलकुलेट करनी है 0 से -0.8 तक, यानी एक 0 से 1.6 तक, एक 0 से 0.8 तक। इस वाली में से इस वाली को माइनस कर दूंगा, ये दरमियान वाली आ जाएगी। तो 0 से 1.6 तक तो हम पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऊपर, ये था 0.4452। अब 0 से 0.8 तक जो है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ टेबल से, ये होगी 0.2881। 0 से 0.8 तक, तो 0 से 0.8 तक ये आप z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 0.8 ये आ गई और ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2881। तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली है 0 से 0.8 तक। तो अब इनको माइनस कर देंगे तो ये जो इन बिटवीन है ये आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब साथ ही जो मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करता जा रहा हूँ टेबल में। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ये जो क्लास थी इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस क्लास की ये प्रोबेबिलिटी आई है 0.0548, ये जो आई है इसको मल्टीप्लाई कर दिया n से, n था 150, तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इस क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1571, इसको मल्टीप्लाई करा n से, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह भी जो तीसरी क्लास है कि एरिया बिटवीन 0 एंड 0.8, तो ये ऊपर हम पढ़ ही चुके थे, ये 0.2281 है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। बाकी वैल्यूज उसी तरह है, जो ऊपर 3 कैलकुलेट करी है वही आपके उसी के बराबर है, क्योंकि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो आपको 3 निकालनी पड़ेंगी, बाकी सेम है। और फिर आप इस फॉर्मूले से n इंटू पी से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने निकाली। तो समझ गए किस तरह मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है। टेबल z डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी आप उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आपने पहले पढ़ी है, बस यहाँ पे एक से ज्यादा आपने पढ़नी है। अब स्टेप 3 है, इसमें हम chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम यूज करेंगे। रिजेक्शन रीजन सारा राइट टेल में होगा। अब ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में क्या होती है कि नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ कैटेगरीज -1 माइनस नंबर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो के 6 है, कोई हमने सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट नहीं करा, तो वो 0 है, तो जस्ट 6 - 1 ये 5 हो गई। और एरिया इन राइट टेल अल्फा है 0.1। तो अब chi स्क्वायर के टेबल में हम जाएंगे, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और एरिया इन राइट टेल 0.1 है, तो उसके टेबल से हम ये chi स्क्वायर की वैल्यू पढ़ लेंगे, ये है 9.236, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। अब हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे उसी तरह। ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, ये मैंने ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिखाई, ये FO, ये एक्सपेक्टेड दिखाई है जो यहाँ पर मैंने इस टेबल में कैलकुलेट करी थी, यहाँ से 8.226 से पहली की थी आपके पास, यहाँ से हमें हर क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको जो है वो मिल गई है, ये इसकी 8.220 23.565। तो ये हर क्लास की लेस देन 2.6 वाली, ये इस क्लास की ये ऑब्जर्व्ड है 6 और ये एक्सपेक्टेड है 8.22। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस हम ये टेबल बना रहे हैं। तो इसमें रो वाइज बना ले, कॉलम वाइज बना ले, इट्स अप टू यू। तो इसमें हमने जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिखाई है और स्टेप 2 में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी थी उसको दिखाया। ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है, ये इसका डिफरेंस है। ऑब्जर्व माइनस डिफरेंस, फिर स्क्वायर भी ले लिया, एफई से डिवाइड भी कर दिया। ये सब के लिए हमने किया, सब वैल्यूज के लिए चाहे अलग अलग टेबल आप अलग अलग बना के दिखा सकते हैं। और फिर ये इन सब का सम है 0.6 1.757, इनका सम है, ये chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आ गया, समेशन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज ये आ गया 10.007। तो अब स्टेप 5 में देखते हैं ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है ये कहाँ पर है। तो क्रिटिकल वैल्यू थी 9.236 और ये 10.007 जो है ये इसके राइट पर है रिजेक्शन रीजन में। तो एज द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइज इन रिजेक्शन रीजन, so we reject null hypothesis except alternate hypothesis, so we conclude that the data is not well described by a normal distribution with mu 5 and sigma 1.5, या एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम
जिसमें म्यू 5 और सिग्मा 1.5 हो, वो इस डेटा पे गिवन डिस्ट्रीब्यूशन पे डज नॉट फिट वेल, इस पर वो अच्छी तरीके से फिट नहीं होती। सही है, तो ये समझ गए आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आप किस तरह कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? क्लियर है बात? हेलो जी सर, जी सर। अब ये मैंने एप्लीकेशन जी आपको, सर क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, टेस्ट अबाउट इक्वलिटी प्रोपोर्शन खत्म हो गया, यानी काई स्क्वायर की आपने 3 यूजेस आपने कर लिए, ठीक है ना? तो यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहाँ कहाँ पे 5 उसके यूजेस हैं, 3 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक तो इक्वलिटी ऑफ मोर देन 2 प्रोपोर्शन हो या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, ये एक ही चीज है, ये आपने पढ़ लिया। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, ये आपने पढ़ लिया, ये खत्म। फिर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल उसी तरह है जिस तरह आपने एस्टिमेशन प्रॉब्लम में आप मीन या प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते, तो ये आसान है। और ये हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये भी आसान है। ये मतलब ये नेक्स्ट क्लास में आपके ये खत्म हो जाएगा, फिर वो एनोवा भी शायद खत्म हो जाए। तो ये समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं ये क्लास खत्म कर रहा हूँ और